हेलो स्टूडेंट्स, मैजिक पॉइंट में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। 12th मैथमेटिक्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। जैसा कि आप जानते हैं कैलकुलस के दो पार्ट होते हैं, एक डिफरेंशियल कैलकुलस एक इंटीग्रल कैलकुलस। तो डिफरेंशियल कैलकुलस का लास्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। जो भी डेरिवेटिव आप पढ़े हैं उसका एप्लीकेशन अब पढ़ेंगे। ये जब कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग शुरू करेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या क्या पढ़ना है ये पहले जान लीजिए। ठीक है, देखिए फर्स्ट पॉइंट पढ़ना है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। सेकंड है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थर्ड है टेंजेंट एंड नॉर्मल, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशन, फिर है आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग क्रम से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज क्या है, इसके बारे में आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक ना, देखिए जैसे आपको हम बताएं, मान लीजिए कोई सर्किल है, ठीक, और सर्किल है जिसका रेडियस r है, तो एरिया क्या होगी, A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हम ये बोले कि जो रेडियस है वो हर सेकंड 1 सेंटीमीटर बढ़ जा रही है। हर सेकंड कितना बढ़ जा रही है, 1 सेंटीमीटर। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या एरिया भी हर सेकेंड 1 स्क्वायर सेंटीमीटर बढ़ेगी, इस पर डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि भाई सर्किल है, सर्किल का रेडियस हर सेकंड कैसे बढ़ेगा। एक बहुत बढ़िया एग्जांपल हम देते हैं आपको। जैसे आप नदी के किनारे चले जाइए, ठीक है, या किसी तालाब में चले, तालाब का मान लीजिए शांत जल है, ठीक है, उसमें कंकड़ डालिए। कोई कंकड़ अगर फेंकेंगे, ठीक है, तो कंकड़ जब उसमें गिरेगा तो डब से आवाज़ देता है। उसके बाद वहाँ गोल गोल ऐसा बनता है, ऐसे यहाँ डाल दिए कंकड़ तो ऐसे आपका सर्किल बनने लगेगा। ऐसे ये पहले छोटा सर्किल फिर बड़ा सर्किल, यहाँ जहाँ डालें यहाँ से मतलब वेव जो है आपका बाहर बढ़ते हुए जा रहा है। समझे कि इसी की हम बात कर रहे हैं कि सर्किल जो है क्या आपका, जैसे टाइम बीतेगा सर्किल बढ़ता जाएगा, अब बढ़ते बढ़ते बाद में पूरा फैल जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए वही सिचुएशन है, भाई तालाब के पास नहीं जा पा रहे हैं, अपने घर पे एक बड़ा सा बाल्टी ले लीजिए, उससे पानी भर लीजिए, उसमें कंकड़ डालिए, उसमें ऐसा ही होगा। ठीक, अब देखें ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये है A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। हम ये बोल रहे हैं कि R जो है, R में चेंजिंग हो रही है कितना, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि dr/dt इज इक्वल टू 1 cm पर सेकेंड। ये दिया हुआ dr/dt बेटा हम बोल रहे हैं। dr/dt हम डिफ्रेंशिएशन पढ़ चुके हैं। डिफ्रेंशिएशन आपको बताया गया है कि जब भी हम एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसका डेरिवेटिव निकालते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फर्स्ट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू सेकंड वेरिएबल। जैसे एग्जांपल हम देते हैं, बार बार दिए थे कि y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, मतलब y x का अगर फंक्शन है तो dy/dx का मतलब क्या हुआ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन ये जो जनरल रेट नहीं है, क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट है। मतलब क्या, इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब क्या हुआ था, एट पर्टिकुलर पॉइंट या एट पर्टिकुलर टाइम। तो हम ये बोल रहे हैं dr/dt। dr/dt मतलब क्या हुआ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ r दैट इज रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस कहने का मतलब क्या हुआ आपका कि एट टाइम t। जैसे हमारे अभी हमने डाला, अभी कंकड़ हमने फेंका, अभी के टाइम का हमने 0 मान लिया, तो कहे कि इसके 5 सेकंड बाद कितना होगा, 2 सेकंड बाद कितना होगा, 3 सेकंड बाद कितना होगा, ये कहने का मतलब है।
ठीक ना। तो ध्यान दीजिए, इसके लिए क्या करें, अगर इसे डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या होगा, dA/dt इज इक्वल टू पाई, पाई कांस्टेंट है, r को डिफरेंट r स्क्वायर है बेटा, तो कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2r, फिर r का हो जाएगा dr/dt। बात हो रहा है ना। हमारे कहने का मतलब है कि d/dt ऑफ r स्क्वायर, ऐसा पढ़ चुके हैं आप लोग डिफ्रेंशिएशन। तो r स्क्वायर जैसे हम पढ़ते हैं ना, ये d/dx ऑफ x स्क्वायर, तो क्या होता है 2x। उसी तरीके से d/dt ऑफ r स्क्वायर, तो r स्क्वायर क्या हो जाएगा 2r। लेकिन यह जो है r ये t के रिस्पेक्ट में है, जबकि r का फंक्शन है, तो क्या करेंगे आपका फिर dr/dt। बात समझ में आ गई होगी, नहीं समझ आए तो एक बार और ठीक से समझ लीजिए। dr/dt का मतलब हुआ है वास्तव में कि d/dr ऑफ r स्क्वायर, ये हुआ dr/dt, क्योंकि जिस वेरिएबल का फंक्शन होगा उसी वेरिएबल के इसमें डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक ना। इस वजह से क्या है आपका d/dr ऑफ r स्क्वायर ने 2r हुआ, जैसे ये है, ठीक है, dr/dt रह गया। समझ गए बात को। तो यहाँ देखिए, यहाँ अगर रख दें आपका 2πr और dr/dt की वैल्यू 1 cm/s, तो ये हो गया। अब ये क्या बताएगा, cm²/s। अब यहाँ हम ये देख रहे हैं कि यह जो है dr/dt कांस्टेंट है, dr/dt क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि हर सेकंड 1 सेंटीमीटर बढ़ेगा। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि यह कांस्टेंट नहीं है। क्योंकि इसमें r आ जा रहा है, r की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ज़्यादा होगा, कम होगी तो कम होगा। इस बात को ऐसे समझिए, जैसे एक छोटा सा सर्किल है, मान लीजिए ये है, ये छोटा सर्किल है, इसका आपका मान लीजिए 1 सेंटीमीटर हमने बढ़ा दिया रेडियस, तो वो एरिया में कितना इंक्रीमेंट हुआ, ये हुआ इंक्रीमेंट, ये एक रिंग बना। अब मान लीजिए सर्किल इतना बड़ा हो गया, इसमें कहें कि 1 सेंटीमीटर बढ़ा दो, तो 1 सेंटीमीटर जब हम बढ़ा देंगे तो क्या हुआ आपका, इतना होगा। तो यह एरिया जो होगी इस एरिया से बड़ी ना हो जाएगी, और जितना बड़ा सर्किल होगा उतना ही जो है आपका क्या है, मात्र 1 सेंटीमीटर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाएगा। बात हो रहे हैं। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ लीजिए, ठीक ना। मान लीजिए आपका, आप मॉर्निंग में जो है मॉर्निंग वॉक के लिए गए, आपके घर के बगल में कोई आपका पार्क है। अब पार्क जो है आपका सर्कुलर है, ऐसे बाउंड्री बनी हुई है पार्क की बाउंड्री बनी हुई है। एक रोड है जो पार्क के अंदर जाने के बाद चारों तरफ रोड बना हुआ है ऐसे, एक रोड है जो पार्क के बाहर बना हुआ है, ठीक है। एक आदमी पार्क के अंदर इस रोड पर एक राउंड मारता है, एक आदमी बाहर एक राउंड मारता है। आप जरा बताइए कि कौन ज़्यादा चलेगा, कौन चलेगा। बाहर जो आपका रास्ता होगा वो रास्ता क्या होगा आपका, वो ज़्यादा एरिया कवर करेगा, ठीक है, मतलब ज़्यादा चलना पड़ जाएगा, है कि नहीं। यहाँ मान लीजिए रोड बनाना होगा आपका, बाहर का रोड बनाना होगा, इसमें ज़्यादा खर्चा आया होगा, अंदर का रोड बनाना इसमें कम खर्चा आया होगा, क्योंकि यहाँ एरिया कम हो गया, ठीक है। मतलब जितना ज़्यादा, अब मान लीजिए बहुत बड़ा है आपका सर्किल ले लें, उसे मात्र 1 सेंटीमीटर बढ़ाना होगा, आपका एरिया में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक ना। मतलब क्या है कि एरिया में जो रेट होगा, एरिया का रेट ऑफ चेंज जो होगा आपका, वो डिपेंड करेगा किस पर, आर पर डिपेंड करेगा। आर जितना ज़्यादा उतना ही रेडियस आपका चेंज हो जाएगा ज़्यादा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम बात बोलें, मान लीजिए कोई स्फीयर है, क्या है आपका स्फीयर का रेडियस मान लीजिए कि आर है बाबू, कितना है, आर है, ये स्फीयर है बाबू, स्फीयर। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा भाई, π/4/3 πr³, ठीक है। हम इसका रेट निकालना चाहते हैं, तो dV/dt अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/3 π3r² dr/dt। dr/dt मान लीजिए दिया, हमारे 1 सेंटीमीटर/सेकंड दिया है, 2 सेंटीमीटर/सेकंड दिया है, जो भी आपका दिया हुआ, मैंने dr/dt हम कहते हैं कांस्टेंट है। इस वैल्यू के यहाँ पुट कर दें, तो पुट करने के बाद देखें कि यह जो वैल्यू होगी क्या होगी आपकी, आर के टर्म में आ जाएगी। किसके टर्म में आ जाएगी, आर के टर्म में आ जाएगी, ठीक है। कैसे, जैसे 4πr², इसकी जो वैल्यू मान लीजिए 1 है तो कहीं लिख लिए, तो इतना 4πr², ये क्या हो जाएगा आपका cm³ पर सेकंड। ध्यान दीजिएगा, यूनिट पर ध्यान देना है,
समझ रहे बात को? तो ये क्या होगा आपका, आर पर डिपेंड भी कर रहा है, और जो है आपका है इसके तुलना में क्या है आपका, यहाँ आपका है आर अगर मान लिया 10 है तो इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से, यहाँ मान लिया आर अगर 10 है तो इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 10 का स्क्वायर यानी 100 से, और ज़्यादा चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक और छोटा एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए स्फीयर है, स्फीयर का सरफेस एरिया की हम बात करें बेटा, तो सरफेस एरिया मान लीजिए आपका क्या होता है, एस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, स्फीयर का सरफेस एरिया। ठीक है, हम निकालें आपका डी एस अपॉन डी टी, तो क्या हो जाएगा 4 पाई 2r इंटू क्या हो जाएगा डी आर बाई डी टी। अब आर मान लीजिए 1 है, डी आर बाई डी टी तो रख देंगे तो क्या हो जाएगा 8 पाई आर, 8 पाई आर। अब क्या होगा आपका, आर पर डिपेंड भी कर रहा है। इसको एग्जाम्पल थोड़ा समझिए, जैसे अर्थ है, अर्थ का रेडियस आर है और उसका सरफेस एरिया का है 4 पाई आर स्क्वायर। हम ये बोल दें कि अर्थ है, अर्थ का रेडियस अगर मात्र 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए, कितना समझे, मात्र 1 सेंटीमीटर, तो एरिया में कितना परिवर्तन होगा। अब तुम लोग सोचो कि मात्र 1 सेंटीमीटर अगर बढ़ा देने पर एरिया कितना बढ़ जाएगा आपका, बहुत ज़्यादा एरिया बढ़ जाएगा। तो बात समझ रहे हैं? ठीक है, कि रेट कैसे चेंज होता है आपका, तो वहाँ जो है आपका अर्थ का 1 सेंटीमीटर घट जाए तो ही बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाएगा आपका। रेडियस में परिवर्तन मात्र 1 सेंटीमीटर कर रहे हैं, एक एरिया में परिवर्तन क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिपेंड रेट किस पर डिपेंड कर रहा है आपका, आर पर डिपेंड कर रहा है। और डी एस बाई डी टी अगर बोल रहे हैं तो क्या मतलब हुआ आपका, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टी। और मान लें हम कह दें डी आर डी एस बाई डी आर कर दें, यही बात है। मान लो ऐसे कर दें डी एस बाई डी आर, तो डी एस बाई डी आर कर देंगे बेटा तो क्या हो जाएगा 4 पाई सीधे 2r आपका, डी आर बाई डी टी की जरूरत नहीं पड़ी। तो मतलब क्या होगा आपका, रेडियस के रिस्पेक्ट में आपका इतना चेंजिंग हो जाएगा। समझ गए बात को? कोई दिक्कत? तो किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, हमेशा जब रेट निकालते हैं आपका तो उस स्थिति में क्या होता है, उस स्थिति में एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में निकालते हैं आपका। ठीक है, जनरली रेट ऑफ चेंज की बात यहाँ करें, जनरली रेट ऑफ चेंज दिमाग में करने पर आपका यहाँ पर आती है बात कि टाइम के रिस्पेक्ट में करना है, जिसके रिस्पेक्ट में करना है डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और डिस्कस कर देना है, बस ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। और देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन विद रिस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन रेडियस इज इक्वल टू 5 cm। ये दिया हुआ है, समझिए जैसे ये है आपका कोन, राइट सर्कुलर कोन, इसका रेडियस आपका r है, क्या है r है, ये आपका हाइट होगा, ये होगा स्लैंट हाइट, है आपका इसका एंगल। ठीक है, ये एंगल है यहाँ, टोटल एंगल आपका मान लीजिए भी टोटल एंगल 2 थीटा, तो ये हो जाएगा एंगल आपका थीटा। समझ रहे बात को? अब देखिए यहाँ से आप देखेंगे आपका ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में अगर हम बोलें कि आप बताइए कि साइन थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये परपेंडिकुलर ये हो जाएगा आर अपॉन एल। ठीक है, ये बोला गया है टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है, तो टोटल सरफेस एरिया का मान एस मान लेते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया मीन्स क्या होता है बेटा, ये होता है कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस। तो कर्व सरफेस एरिया क्या है, पाई आर एल। ठीक, और एरिया ऑफ द बेस क्या है, पाई आर स्क्वायर। ये बोला गया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस के रिस्पेक्ट निकालना है। यहाँ आपका स्लैंट हाइट आर दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, तो एल को हम लिख सकते, एल की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं, पाई आर एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर बाई साइन थीटा, यानी आर इंटू क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। ध्यान रहे थीटा कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, क्योंकि आपका कोण तो सेम ना है, कोण थोड़े बदल रहा है। ठीक है, क्यों रेडियस की बात हो रही है, रेडियस आपका बदल रहा है, रेडियस बदल रहा है मतलब कोण जो है आपका कितना छोटा है, कोण जो है थोड़ा बड़ा कर दीजिए, बड़ा कर दें रेडियस बदल जाएगा ना, छोटा कर दीजिए क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये चीज़ करने का मतलब होता है।
समझ रहे हैं बात को, ये एंगल सेम है। अब देखिए, तब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए डी एस बाई डी आर, आर के रिस्पेक्ट में कहा है डी एस बाई डी आर, टाइम के रिस्पेक्ट में कहता है तो डी एस बाई डी टी करते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ से, ये है पाई आर स्क्वायर बेटा हो गया, पाई आर स्क्वायर, तो पाई हो गया आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 2r इंटू कोसेक थीटा। डी आर बाई डी टी यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि टी के रिस्पेक्ट तो कर नहीं रहे हैं, अब प्लस ये हो जाएगा आपका, यह भी पाई इंटू क्या हो जाएगा 2r। देखिए हमें क्या निकालना है, डी एस बाई डी आर एट आर इज इक्वल टू 5 cm, तो क्या हो यार 5 रख दीजिए, 5 रख देंगे तो क्या हो जाएगा आपका पाई इंटू 2 इंटू 5 यानी क्या हो जाएगा 10 पाई कोसेक थीटा, यहाँ भी हो जाएगा 10 पाई, यानी 10 पाई कांस्टेंट कॉमन ले सकते हैं, तो कोसेक थीटा प्लस 1, यहाँ क्या लिखेंगे cm स्क्वायर पर cm, ध्यान रहे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, cm स्क्वायर पर cm, क्यों, कोई आर के रिस्पेक्ट में, ऊपर आपका cm स्क्वायर, नीचे आपका cm होगा, समझ गए। जरा बोर्ड पर देखिए, हम लिखे हैं मार्जिनल रेट्स। जब मार्जिनल रेट क्या है, अब मार्जिन वर्ड जो है कई बार सुने होंगे, जैसे दुकान पर कोई सामान खरीदने जाते हैं, आप बोलते हैं कि भाई थोड़ा डिस्काउंट दीजिए, तो दुकानदार बोलता है कि भाई इसमें कोई मार्जिन नहीं है, नहीं छूट दे सकते हैं, ठीक है। तो मार्जिन माने कितने की बचत हो रही है, जैसे आपका बुक है, कोई बुक का प्राइस लिखा हुआ है 500 रुपया, और दुकानदार जो है आपका उसको 300 रुपये में ही खरीद कर लाया है, तो कह देगा कि आपका जो है 10% छूट है, 20% छूट है, क्योंकि 20% अगर डिस्काउंट दे दिया, आपका 500 रुपये की बुक है 20% दे दिया तो कितना 100 रुपये छूट हो जाएगा, तब भी उसको जो है 300 रुपये में खरीद कर लाया था, 100 रुपये बचत हो गई ना। और कोई मान लीजिए बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि 500 रुपया लिखा हुआ है, तो पता चला कि वो 490 रुपये खरीद कर लाया है, बहुत स्टैंडर्ड के जो होते हैं, है ना, तो इसमें डिस्काउंट मांगेंगे तो नहीं देगा, तो ये क्या बोलेगा आपका, नहीं भाई इसमें कोई मार्जिन नहीं है, समझ रहे हैं। ये ज़रा देखिएगा, तो मार्जिनल रेट क्या है, मार्जिनल रेट इज द चेंज ऑफ सम इकोनॉमिक वेरिएबल, क्या है आपका, मार्जिनल रेट इज द चेंज ऑफ सम इकोनॉमिक वेरिएबल। इकोनॉमिक तो समझ रहे हैं साथ साथ संबंधित, तो इकोनॉमिक वेरिएबल क्या है आपका हुआ, रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब क्या हुआ, जब कोई चीज़ बेचते हैं तो बेचने के बाद जो है जब पैसा जब हमारे पास आता है तो उसको रेवेन्यू बोलते हैं, जब कलेक्शन जब करते हैं पैसा, ठीक है। कास्ट, कास्ट तो समझ रहे हैं आपका, किसी चीज़ का मूल्य कितना है ना, प्राइस कितना है, वो कास्ट होता है, कोई चीज़ खरीदे हम जितना पैसा दे करके उसका कास्ट कहलाएगा, लागत हिंदी में बोलते हैं, है ना। डिमांड, किसी चीज़ का डिमांड कितना है, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि मार्केट में आई, दुकानदार जो उस सामान को नहीं ज़्यादा रखता है जिसकी डिमांड कम हो, जो ज़्यादा सामान बिकती हैं वो ज़्यादा रखता है आपका, जो कम बिकती है वो कम रखेगा, या नहीं बिकेगी तो नहीं रखेगा। तो डिमांड माने पब्लिक का डिमांड करना है, किस चीज़ को, किस ऑब्जेक्ट को पब्लिक ज़्यादा ढूंढ रही है उसको डिमांड बोलते हैं। प्रॉफिट, तो प्रॉफिट समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। तो ये सब इकोनॉमिक वेरिएबल बोलते हैं, रेवेन्यू को, कास्ट को, डिमांड को और प्रॉफिट को, ठीक है। पर एडिशनल यूनिट ऑफ एनदर वेरिएबल, मतलब जो है रेट जो निकालना चाहे, मार्जिनल रेट निकालना चाहता है, क्या है, कुछ इकोनॉमिक वेरिएबल का, है ना, कुछ दूसरे एडिशनल वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। जैसे एडिशनल वेरिएबल क्या आएगा आपका, प्रोडक्ट और प्राइस। प्रोडक्ट में जो चीज़ हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हम साबुन बना रहे हैं, है ना, तो कंपनी में हम पता है कि 1000 साबुन बना रहे हैं, तो 1000 साबुन बनाने पर आपका प्रॉफिट कुछ और हुआ, वो बिक गया, तो 1 लाख साबुन होने पर बनाया, उसके लिए कुछ प्रॉफिट कुछ और होगा, ठीक है। अब मान लीजिए कहते हैं कि हमको बेचना नहीं, हमको नहाना है, उसके लिए कई साबुन हमको चाहिए, 1 महीने में 1 साबुन चाहिए, और उसके लिए कंपनी बैठाने लगे, तो पता चले कि 1 साबुन की कीमत जो है मार्केट में आपका जा रहे हैं तो 30 रुपये की मिल रही है, तो 1 साबुन बनाने के लिए फैक्ट्री बैठाने लगे तो लाखों रुपया लग जाएगा, तो ये बुद्धिमानी वाली बात तो होगी नहीं, ठीक है। इसीलिए कभी कभी जो है आपका आप देखते हैं कि दुकान पर जब ज़्यादा सामान ले, थोक में सामान लेते हैं तो रेट कम लगता है, ठीक है। 1 पीस लेंगे फुटकर में लेंगे तो रेट जो कम नहीं लगेगा, ज़्यादा लगेगा, ठीक है। क्यों लगता है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल समझिए, जैसे इफ CX इज द टोटल कास्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन ऑफ X यूनिट्स, जैसे मान लीजिए X यूनिट कोई प्रोडक्ट हम तैयार कर रहे हैं, 100 जैसे हमने साबुन का एग्जांपल दिया, ठीक है। तो X यूनिट जैसे कहते हैं कि 100 यूनिट करने का मतलब क्या होगा कि 100 साबुन हमने बनाया,
1000 यूनिट मैंने 1000 हमने साबुन बनाया, x यूनिट मैंने x साबुन हमने बनाया। ठीक है, तो x साबुन जब हमने बनाया तो ये कहा जा रहा है कि आपका जो CX का मतलब क्या हुआ, कास्ट। C ब्रैकेट में x लिखने का मतलब क्या हुआ आपका कि C इज ए फंक्शन ऑफ x, मतलब कास्ट जो है x पर निर्भर करेगा। भाई जाहिर सी बात है, जितना ज़्यादा साबुन बनाएगा उतना खर्च लगेगा, जितना कम बनाएगा उतना कम खर्च लगेगा। ठीक है, एक रेट के बाद अभी कंट्रडिक्शन आपको लग रहा होगा कि एक साबुन में ज़्यादा लग रहा था आपका। भैया फैक्ट्री बैठा लिए तो फिक्स है ना आपका कि भाई जब लाख जो है पैदावार होगा तब आपका बचत होगी, आपकी एक ठो बना के बेचना होगा तो थोड़ी बचत होगी। ठीक है, तो आगे जब बढ़ेगा आपका तो क्या होगा, आपका प्रोडक्शन जब ज़्यादा करेंगे तब हमको बचत होगी। कास्ट जो लगेगा उसके हिसाब से एक का निकालेंगे। 1 लाख हमने बनाया, उस पर 1 का निकाला तो बचत तक कम खर्च लगेगा। लेकिन आपका जो है हम 10 ही ठो बनाए और उस पर निकालेंगे कि 10 ठो का इतना खर्चा लगा तो 1 का कितना खर्चा लगा तो ज़्यादा हो जाएगा। ये कहने का मतलब है। ठीक है, डिपेंड किस पर करेगा, x पर डिपेंड करेगा। तो CX में लिख दिया, CX मतलब क्या होगा, कास्ट प्राइस डिपेंड ऑन x। तो हमने कहा था कि 1 यूनिट अगर प्रोडक्शन हम दे रहे हैं तो कास्ट जो है क्या है आपका C है, तो उसी से मार्जिनल कास्ट क्या होगा, मार्जिनल कास्ट क्या, मार्जिनल कास्ट मतलब क्या आपका इंस्टेंटेनियस रेट, मतलब क्या हुआ d/dx ऑफ CX। यानी कहने का मतलब ये हुआ आपका कि जो रेट है आपका है, जो इसका रेट है क्या है आपका अलग अलग पर बदलेगा। जैसे 100 बनाएंगे तो अलग रेट में मिल जाएगा आपका, 200 बनाएंगे तो अलग रेट मिल जाएगा, 1000 बनाएंगे तो अलग रेट मिल जाएगा, माने एक का रेट। ठीक है, इसलिए d/dx सब क्या लिखे हैं आपका CX बनाया है। बात समझ आ रही है। फिर इस तरीके से क्या है आपका इफ RX इज द टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ x यूनिट्स, माने x यूनिट हमने बेचा तो हमें रेवेन्यू मिला आपका R। भाई रेवेन्यू डिपेंड किस पर करेगा, प्रोडक्ट जितना हम बेचे हैं उस पर डिपेंड करेगा आपका। ज़्यादा बेचेंगे ज़्यादा रेवेन्यू होगा, कम बेचेंगे कम रेवेन्यू होगा। ठीक है, तो क्या हुआ आपका, तो उस स्थिति में अब क्या है, तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या हुआ आपका, तो डिफरेंशिएट कर दिया d/dx ऑफ RX। ठीक, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपका जो है हम साबुन ही तैयार करें, साबुन का ही एग्जांपल लेते हैं। ठीक ना, तो साबुन तैयार कर रहे हैं तो कास्ट प्राइस हमारा लग गया आपका CX इज इक्वल टू मान लीजिए लग गया 100 + 5x - 2x स्क्वायर, मान लीजिए लगा, मान लिया हमने। ठीक है, तो इसका कहा जाएगा कि मार्जिनल रेट बताइए, तो क्या डिफरेंस कर दीजिए d/dx ऑफ CX, यानी क्या हो जाएगा आपका 5 माइनस क्या हो जाएगा 4x। अब कहा जाएगा कि यह रेट निकालना है एट x इज इक्वल टू 100, तो x इक्वल 100 में पुट कर दीजिएगा, हो गया वैल्यू। एक बात आपको दिखाई दे रही होगी कि C0 अगर निकालें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 100, यानी कुछ भी प्रोडक्शन नहीं किए तो 100 लग गया। इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए आपने साबुन बनाने की फैक्ट्री आपने स्थापित किया, तो फैक्ट्री जब स्थापित किया तो स्थापित करते समय मान लीजिए हमको लगा 2 लाख रुपये, तो 2 लाख रुपया फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करने में लगा, समझ रहे हैं। तो कुछ एक भी साबुन नहीं बनाएंगे, केवल फैक्ट्री लगा दिए 2 लाख रुपया लग गया आपका, और उसका जब साबुन बनाएंगे तो और खर्चा लगेगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा साबुन बन गया वो बिक गया आपका तो हमें फ़ायदा निकल जाएगा। ये कहने का मतलब है, इतनी बात समझ गए। तो अब जो है आप क्या करिएगा कि जो फर्स्ट जो टॉपिक था आपका हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, इस पर जो है डिफरेंट टाइप के कुछ क्वेश्चन जो है ज़्यादा नहीं 4-5 क्वेश्चन बना लेंगे, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। अब दूसरा टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। ये क्या होता है ध्यान से देखिए। देखिए बोर्ड पर हम 6 फिगर दिए हैं, ये ऊपर देखिए आपका, यह जो है आपका ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 जो फिगर हमने ड्रा किया है सभी इंक्रीजिंग फंक्शन के एग्जांपल हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे हम लिखते हैं आपका जनरली y इज इक्वल टू f(x). इंक्रीजिंग का अर्थ हुआ कि 2 वेरिएबल यहाँ है y और x, x अगर इंक्रीज करे तो y भी इंक्रीज करे, यानी x की वैल्यू अगर बढ़ाए तो y की वैल्यू बढ़नी चाहिए, या x से अगर घटे तो y भी घटे, मतलब x और y में चेंजिंग जो है आपका सेम तरीके से होना चाहिए, तो बोलते हैं आपका इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, फिगर से कैसे समझेंगे, फिगर में आप देखेंगे कि लेफ्ट से राइट में जब जाएंगे तो x बढ़ेगा, भाई इधर x बढ़ेगा ना, भाई यहाँ देखो, जैसे मान लीजिए ओरिजिन है, यहाँ आपका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका 1 सेंटीमीटर है, यहाँ चले 2 सेंटीमीटर है, यहाँ 3 सेंटीमीटर, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे तो x की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अच्छा, अब यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका जो ग्राफ यहाँ पर है, ये ग्राफ का आपका हो गया वैल्यू y की वैल्यू हो गई,
यहाँ y इक्वल ये हो गई। तो जैसे जैसे आगे जा रहे हैं ग्राफ की y इक्वल बढ़ती जा रही है। मतलब लेफ्ट से राइट जाने में अगर ग्राफ जो है देखेंगे कि ऊपर उठता जा रहा है तो बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर लेफ्ट से राइट जाने में अगर ग्राफ देखेंगे कि नीचे आता है, देखिए यहाँ आपका ग्राफ इतना ऊंचा था, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, डाउन होता जाएगा। डाउन होता जाएगा तो कहेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो पहचानने का बहुत बढ़िया तरीका है। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आप देखते ही पहचान लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कि इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो, इसमें 3 तरह के हम फिगर दिखाए हुए हैं। ये जो फिगर आपका है सीधे एक स्ट्रेट लाइन मिला, तो स्ट्रेट लाइन वाला जो केस होगा चाहे आपका इंक्रीजिंग में होगा चाहे आपका डिक्रीजिंग में होगा। सही बात को मतलब क्या हुआ, यहाँ हुआ कि रेट जो है कांस्टेंट है। जो रेट आपका है इंक्रीमेंट जो है इंक्रीज होने का जो रेट है, रेट ऑफ इंक्रीमेंट वो क्या है, कांस्टेंट है ना, उसमें कोई वेरिएबल नहीं है। रेट जो है आपका वेरिएबल नहीं है, रेट कांस्टेंट है। ठीक, लेकिन यहाँ आप देखेंगे आपका तो क्या है, आपका देख रहे हैं यहाँ देखिए ऐसे डाउन हो रहा है, फिर आपका तेज़ी से बढ़ रहा है ऐसे। इसमें देखेंगे आपका यहाँ कैसे जा रहा है, आपका फिर धीरे धीरे हो जा रहा है आपका, यानी पहले रेट ज़्यादा था बाद में रेट कम हो गया, या पहले रेट कम था बाद में रेट ज़्यादा हो गया। ठीक है, इसको बोलने का एक तरीका है इस कर्व को। इस कर्व का आपका ये है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ आप देखेंगे आपका ये ग्राफ जो कुछ उभरा हुआ दिख रहा है जो कि नीचे साइड में है। यह भी ग्राफ उभरा हुआ है क्योंकि ऊपर साइड में है। उभरा हुआ मतलब क्या हुआ, उसको बोलते हैं कन्वेक्स। जैसा आप पढ़ते हैं लेंस पढ़ते हैं ना, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। कन्वेक्स मतलब उभरा हुआ और कनकेव मतलब धंसा हुआ, दबा हुआ अंदर से। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं कि उभरा हुआ हमें नीचे से दिखाई दे रहा है, इसको बोलेंगे आपका कन्वेक्स डाउन। वो नीचे से देखने उभरा हुआ दिखेगा, या ऊपर से देखने धंसा हुआ दिखेगा, इसको बोल सकते हैं या कनकेव अप। यही बात इसमें भी है, डिक्रीजिंग में भी है। ये कन्वेक्स डाउन है, कन्वेक्स डाउन बोलिए चाहे कनकेव अप बोलिए। ठीक है, ठीक उसी तरीके से यहाँ की बात करें आपका तो क्या है, आपका ऊपर से उभरा हुआ दिखेगा, यानी क्या लिखेंगे इसको, कन्वेक्स अप। नीचे से देंगे धंसा हुआ दिखेगा तो क्या बोलेंगे, कनकेव डाउन। ठीक है, तो इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो, एक तो होगा कांस्टेंट रेट वाला, एक होगा आपका कन्वेक्स डाउन, एक होगा कन्वेक्स अप, इंक्रीजिंग में भी और आपका डिक्रीजिंग। और एक बढ़िया तरीका आपको बताते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग हो या चाहे डिक्रीजिंग हो, पहचानने का तरीका डिक्रीजिंग देख के पहचान लेंगे। दूसरा तरीका आपका ये है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन हमने ड्रा किया, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन हमने ड्रा किया, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे तो एक ही पॉइंट पर कट करेगा। किससे पॉइंट पर कट करेगा, एक पॉइंट पर कट करेगा। तो एक पॉइंट पर कट करेगा मतलब क्या, इसमें भी देखिए एक पॉइंट पर, तो क्या होगा आपका फंक्शन या तो इंक्रीजिंग होगा या तो डिक्रीजिंग होगा। और फंक्शन में एक बात और आप पढ़े थे कि अगर एक्स लाइन के पैरेलल लाइन अगर एक ही पॉइंट पर कट करे तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं वन वन फंक्शन। क्या बोलते हैं, वन वन फंक्शन। अर्थात यहाँ से ये आपका सिद्ध हुआ कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है तो वह वन वन फंक्शन होगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वन वन फंक्शन है मतलब क्या होगा, या तो इंक्रीजिंग है या तो डिक्रीजिंग है। ठीक है, अब यहाँ से हम ये तो फिगर से समझ गए, हम फिगर से इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग फिगर देख के बता देंगे, ऐसे बता देंगे भी जानेंगे आपका वन वन होगा तो या तो इंक्रीजिंग होगा तो डिक्रीजिंग होगा। ठीक है ना, अब इसको जो है कन्फर्म कैसे कर पाएंगे कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, बिना फिगर देखे। समझ गए, तो बताते हैं आपको। देखिएगा ये हमने ग्राफ ड्रा किया है, इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, एक और कर देते हैं ऐसे, दोनों इंक्रीजिंग का। किसी पॉइंट पर अब ले लीजिए टेंजेंट, किसी पॉइंट पर लीजिए। ठीक है, ऐसे भी अगर होता स्ट्रेट लाइन के रूप में तो किसी पॉइंट में टेंजेंट आते हैं। अगर इसे ध्यान दें, अगर स्ट्रेट लाइन है और उसके किसी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रा करेंगे तो खुद वही स्ट्रेट लाइन होगी टेंजेंट, यानी वही कर्व जो है टेंजेंट लाइन भी शो करेगा, क्योंकि टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे तो खुद यही लाइन हो जाएगी। ठीक है,
तो चाहे ये केस हो, चाहे ये केस हो, चाहे कोई भी केस हो, किसी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रा करेंगे तो आप देखेंगे टेंजेंट जो एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ यह एंगल क्या है, एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का अर्थ क्या हुआ, 90 डिग्री से कम है। ठीक है, और ज़रा डिक्रीजिंग में देखिएगा, खींचिए यहाँ टेंजेंट, यहाँ टेंजेंट ड्रा करिए, यहाँ टेंजेंट खोदिए, यही हो जाएगा। यहाँ एंगल देखिए, डिक्रीजिंग जब फंक्शन होगा तो उसके किसी पॉइंट पर अगर टेंजेंट हम ड्रा करेंगे तो टेंजेंट जो एक्स एक्सिस एंगल बनाएगा वह ऑब्ट्यूज एंगल होगा, अर्थात 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, जो आप फिगर में देख रहे हैं। क्लियर, समझा गई बात। अब देखिए आपका, यानी ये जो थीटा बना, थीटा जो भी एंगल मान लिए, या मान लो फाई मान लेते हैं, तो tan थीटा अगर निकालेंगे, tan थीटा यहाँ से आप कह दें tan फाई निकालेंगे तो ये एक्यूट एंगल है। तो आप जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेंजेंट की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। टेंजेंट ही नहीं, सबकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, साइन, कास, tan, कॉट, सेक को सबकी पॉजिटिव होती है, पता है आपको। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज मतलब क्या, 90 से वैल्यू ज़्यादा है लेकिन 90 से कम है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन के साथ कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो tan क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा आपका, लेस देन 0। ठीक है, और जो टेंजेंट का जो स्लोप होता है, यानी tan थीटा किसी भी पॉइंट पर हमने खींचा है, जैसे XY पॉइंट आपका हुआ, अब फंक्शन है आपका y बराबर x का ग्राफ है आपका है, ठीक है। तो tan थीटा मतलब होता है f'(x). अभी थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे आप, टेंजेंट एंड नॉर्मल, इसमें आपको प्रूव करके दिखाएंगे। ये डिफ्रेंशिएट जब करते हैं तो वह जो है टेंजेंट का स्लोप बताता है, ठीक ना। मतलब क्या हुआ आपका कि tan थीटा लगा हुआ f'(x), यानी फंक्शन को जब एक बार डिफ्रेंशिएट आप करेंगे तो टेंजेंट का स्लोप बताता है। तो यहाँ देखिए f'(x) क्या होगा, ग्रेटर देन 0, यहाँ क्या हो जाएगा f'(x) जो है आपका लेस देन 0। यानी हम इस कंक्लूजन पर पहुँचे हैं कि कोई फंक्शन अगर y = f(x) दिया हुआ है तो इसको डिफ्रेंशिएट करिए, dy/dx दैट इज f'(x). ऐसे लिखे तो ऐसे लिखिए, f'(x) की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और f'(x) की वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। एकदम कन्फर्म हो गया, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा एक और बात यहाँ से बढ़िया बात निकली, यही बताए थे कि इंक्रीजिंग होगा चाहे डिक्रीजिंग होगा तो फंक्शन क्या होगा, 1 होगा। यानी 1 चेक करने का भी एक तरीका आपको मिल गया। यदि हम कहें कि f'(x) पॉजिटिव है या f'(x) नेगेटिव है, दोनों बातें एक साथ नहीं होनी चाहिए, या तो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है, तो फंक्शन क्या कहेंगे, 1 होगा। ये बात समझ गए, फंक्शन 1 होगा। अब थोड़ा सा एक हम तरीका बताते हैं चेक करने का। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हमने देखा कि कन्वेक्स डाउन है और कन्वेक्स अप है, तो कन्वेक्स डाउन और कन्वेक्स अप हम कैसे पहचानेंगे इसके बारे में ज़रा जान लेते हैं। ठीक है, अच्छा बोर्ड पर देखें, 2 ग्राफ हमने ड्रा किया है, एक इंक्रीजिंग का है और एक डिक्रीजिंग का, और दोनों ही कन्वेक्स डाउन है। ठीक है, इस पर 2 पॉइंट लेना है, एक आपका P है एक आपका Q, है ना। P पहले अब Q बाद में, पहले मतलब क्या ओरिजिन का नज़दीक है। यहाँ भी 2 पॉइंट ले लें, एक P और एक आपका Q। ठीक है, P पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं और Q पॉइंट टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं। P पे टेंजेंट ड्रा किया और Q पर भी टेंजेंट ड्रा किया। ठीक है, यहाँ भी P पर भी टेंजेंट ड्रा किया और Q पर भी टेंजेंट ड्रा किया। ठीक है, ये मान लीजिए एंगल आपका थीटा है, ये एंगल मान लीजिए आपका फाई है। वैसे ये एंगल मान लीजिए आपका थीटा 1 है, ये एंगल मान लीजिए आपका फाई 1। ठीक है, P जो पॉइंट है आपका XY पॉइंट है। ठीक है, और Q जो पॉइंट है उसका नेबरहुड पॉइंट है। कैसा पॉइंट है, नेबरहुड। फंक्शन है यानी ग्राफ है y = f(x), ये आपका है y = f(x), माने एक दूसरा y = f(x) है, दूसरा y = ठीक है। और Q इसका नेबरहुड पॉइंट है, इसको ऐसे लिख सकते हैं x + h
लिख सकते हैं वाई प्लस के, या लिख सकते हैं आपका एफ एक्स प्लस एच, या एक्स वाई लिखे हैं तो लिख सकते हैं एफ एक्स लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ भी लिख सकते हैं आपका, मान लीजिए पी आपका हो गया एक्स एफ एक्स और क्यू हो गया आपका एक्स प्लस एच एफ। ठीक, अब देखिए बढ़िया बात बताते हैं आपको। एफ डैश एक्स के बारे में आप जानते हैं क्या होता है, लिमिट एच टेंड्स टू 0, हम लोग पढ़ चुके हैं, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, ये आप जानते हैं, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। अगर हम कह रहे हैं कि एफ डबल डैश एक्स बताइए, मतलब एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देना है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 डिफ्रेंशिएट करो तो एफ डैश एक्स प्लस एच माइनस एफ डैश एक्स, मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया, इसको डिफ्रेंशिएट किया अपन एच, और एफ डैश मतलब एक्स प्लस एच का मतलब क्या हुआ कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस एच। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, लिमिट एफ डैश एक्स प्लस एच का मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ जो पॉइंट, इस पॉइंट में जो टेंजेंट हमने ड्रा किया उस टेंजेंट का स्लोप कितना हुआ, tan फाई। एफ डैश एक्स मतलब एक्स पर टेंजेंट का स्लोप एफ, क्या हुआ आपका tan थीटा अपन एच। आप देख रहे हैं यहाँ की फाई जो है वो ग्रेटर देन क्या है, थीटा है, और tan थीटा आप जानते हैं कि tan इंक्रीजिंग फंक्शन होता है आपका, क्योंकि थीटा के वैल्यू बढ़ने में tan की वैल्यू बढ़ती है, तो इसलिए आपका थीटा जब फाई जब ग्रेटर देन 0 है तो tan फाई क्या होगा, ग्रेटर देन tan फाई होगा, tan थीटा होगा। ठीक है, माने tan फाई माइनस tan थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यही बात यहाँ होगी, यहाँ देखिए फाई 1 क्या है आपका, फाई थीटा 1 से क्या है, बड़ा है, मतलब यहाँ भी यही बात होगी। यानी हमने यहाँ देखा कि यदि एफ डबल डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है तो चाहे फंक्शन इंक्रीजिंग हो चाहे फंक्शन डिक्रीजिंग हो, क्या हो जाएगा आपका, कन्वेक्स डाउन। तो कन्वेक्स डाउन पहचानने का तरीका क्या हो गया, ये एफ डबल डैश एक्स निकालिए। ठीक है, अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो कन्वेक्स डाउन हो जाएगा, और निगेटिव आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, कन्वेक्स अप हो जाएगा। ठीक, कुछ और बात आपको बताते हैं। देखिए बोर्ड पर 2 फिगर हमने ड्रा किया है, इस फिगर में देख रहे हैं कि ग्राफ ऐसे वैल्यू बढ़ती जा रही है, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक वैल्यू जो है बढ़ेगी नहीं, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई, फिर क्या है, फिर आपका बढ़ती जा रही है। और जब एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई तो यहाँ किसी पॉइंट पर टेंजेंट जब ड्रा करेंगे तो टेंजेंट क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, यानी टेंजेंट का स्लोप जो होगा tan थीटा क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा, अर्थात एफ डैश एक्स क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के जो पैरेलल लाइन होती है उसका स्लोप क्या होता है आपका, इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, यानी यहाँ हम देख रहे हैं कि इस कर्व पर आपका इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जब पहुँचेंगे तो इधर आपका एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा, इधर एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा आपका, इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी पूरे ग्राफ के लिए बोल सकते हैं कि एफ डैश एक्स जो होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, लेकिन इस समय ऐसा नहीं होगा, यहाँ आपका एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो अगर ऐसा केस है कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 एट ऑल पॉइंट्स, इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। मैं स्ट्रिक्टली को लगाने की जरूरत नहीं, सिंपली केवल इंक्रीजिंग बोल देंगे, समझे बात को। दूसरी बात, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये प्रॉपर्टी होती है आपका मोनोटोनिसिटी, है ना, मोनोटोनिक है, मोनोटोनिसिटी मतलब क्या है, मोनोटोनस मतलब क्या, एक रसता, मैंने नेचर एक जैसा हो, यानी बढ़ रहा है तो बढ़ता ही रहेगा, घट रहा है तो घटता ही रहेगा, इसलिए इसको बोलते हैं मोनोटोनिसिटी। ठीक है, अब इस बात को एक एग्जांपल देकर समझा दे रहे हैं, बता कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। 2 एग्जांपल हमने लिखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 3 और एफ एक्स 1/x। जरा इसको डिफरेंशिएट करें, एफ डैश एक्स इज इक्वल क्या हो जाएगा 2, यहाँ करें एफ डैश एक्स इज इक्वल क्या हो जाएगा -1/x²। तो इसकी बात देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ग्रेटर देन 0, कब, हमेशा, एक्स चाहे कुछ भी रखें हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी। क्या लिख देंगे आपका, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर में रियल नंबर। यहाँ देखिए आपका एक्स चाहे आपका कुछ भी हो,
एक्स चाहे कुछ भी हो, है ना, तो क्या हो जाएगा आपका ए लेस देन 0, ठीक ना। बस क्या होना चाहिए, एक्स नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स इज इक्वल 0 हो जाएगा तो 0 से डिवीजन पॉसिबल नहीं है। मतलब क्या हुआ आपका, यह जो फंक्शन है क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ये जो फंक्शन है क्या है, यह स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ना। 0 नॉट इक्वल 0 मतलब 0 पर डिफाइन नहीं है, 0 पर डिफाइन ही नहीं है। क्योंकि देख लीजिए इसका ग्राफ अगर ड्रा करें तो ग्राफ जो है वो कैसा होगा, ऐसा होगा, एक्स की वैल्यू जो ऐसे ग्राफ हो जाएगा, ऐसे ग्राफ हो जाएगा। देखिए यहाँ से इधर जाएंगे डाउन होता जा रहे हैं, इधर से इधर जाएंगे डाउन होता जा रहे हैं, बस ओरिजिन पर डिफाइन नहीं, समझ गए। तो इस तरह से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हैं, इसके अलावा और कोई कंसेप्ट नहीं होगा, ठीक है। एक बात लेकिन आपको बता दें कि कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं, जैसे अभी हमने बताया था कि एफ डैश एक्स जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोलेंगे, केवल क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग। ऐसे ही आपका एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 तो डिक्रीजिंग, और एफ डैश एक्स अगर मान लीजिए कि लेस देन 0 है तो क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एक एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। हम अगर मान लीजिए ऐसे कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, 3x स्क्वायर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो 3x स्क्वायर जो होगा आपका ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, फॉर x बिलोंग्स टू r, हर एवरी x बिलोंग्स टू r, बट एट x इज इक्वल टू 0 एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा भाई, x बराबर 0 हो जाएगा। यानी हम क्या देख रहे हैं कि एफ डैश एक्स की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 है और इक्वल टू 0 है, तो क्या इसको स्ट्रिक्टली बोलेंगे कि नहीं, इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो है स्ट्रिक्टली ये इक्वल टू 0 वाला जो केस है केवल एक पॉइंट पर आ रहा है, एक इंटरवल में नहीं आ रहा है। इक्वल टू 0 का पॉइंट अगर केवल एक पॉइंट पर आए, इंटरवल में ना आए, तो वह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही होता है। जैसे ग्राफ हम ड्रा करके हम दिखाएं आपका, तो ग्राफ ऐसे होगा, केवल यह जो पॉइंट है ओरिजिन वाला पॉइंट, यहाँ आपका टेंजेंट ड्रा करें, एक से पैरेलल होगा, बाकी और जगह नहीं। एक जगह एक से पैरेलल होगा, बाकी और जगह नहीं। मतलब क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही है। इतनी बात समझ गए। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन प्रैक्टिस करिए, फिर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, वो डाउट आपका क्लियर किया जाएगा। अब देखिए अगला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वह है टेंजेंट एंड नॉर्मल। बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल भी है, बस ध्यान से एक बार देखिएगा। हाँ देखें, ये बोर्ड पे एक ग्राफ ड्रा किए हैं। मान लीजिए इसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। इस पर दो पॉइंट है, एक P पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट हम कह रहे हैं कि एक्स वाई है, और Q पॉइंट जो इसका नेबरहुड पॉइंट है। मान लीजिए ऐसे x प्लस डेल्टा एक्स और y प्लस डेल्टा वाई। भाई डेल्टा एच डेल्टा वाई भी लिख सकते हैं, या x प्लस एच भी लिख सकते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है। हमने एक लाइन ड्रा किया है जो कर्व को दो पॉइंट P और Q पर कट कर रही है, तो ऐसी लाइन को बोलते हैं आपका सेकेंड लाइन, हिंदी में बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक। यह जो है लाइन मान लीजिए थीटा एंगल बनाती है, कितना एंगल बनाती है, थीटा, सही है। अब देखिए यहाँ से परपेंडिकुलर डालिए, यहाँ से परपेंडिकुलर डालिए, हैं, तो यह डिस्टेंस क्या होगा आपका x, ये क्या होगा आपका y, फिर इस तरह से ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स, ये y प्लस। अगर आप बताइएगा यहाँ से यहाँ तक x है और यहाँ से यहाँ तक x प्लस डेल्टा एक्स है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा भाई, दिस डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस, डेल्टा एक्स हो जाएगा। यहाँ से परपेंडिकुलर यहाँ डाल दीजिए आप, मान लीजिए आपका m है, तो यह भी डिस्टेंस क्या होगा डेल्टा एक्स। अब देखेंगे कि यह y है तो ये भी y होगा, ये पूरा आपका y प्लस डेल्टा वाई, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई हो जाएगा।
ये एंगल देखिए थीटा है, तो एंगल भी क्या हो जाएगा, बस थीटा हो जाएगा। तो हम निकालना चाहें tan थीटा, tan थीटा मतलब इस लाइन का स्लोप। इस ट्रायंगल से देखिए आपका tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर ये है, बेस आपका ये है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अब जरा सोचने की बारी है, अगर हम कहें कि Q पॉइंट जो है, P पॉइंट फिक्स है, Q पॉइंट जो है आपका इधर मूव कर रहा है, इधर बढ़ रहा है, P Q बढ़ रहा है, मान लीजिए P Q बन यहाँ आ जाए तब सेकंड लाइन ऐसे हो जाएगी। Q अगर मान लीजिए बढ़ते 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 P को जाके टच कर दे, P को जाके टच कर दे, तो उस स्थिति में आपका ये जो सेकंड लाइन ऐसे हो जाएगी, मतलब यह जो लाइन होगी आपकी छेद नहीं करेगी इसको, ये क्या करेगी, आपके टच करेगी, जिसको बोलते हैं टेंजेंट लाइन। तो मान लीजिए इस स्थिति में आपका स्लोप हो गया आपका साई, स्लोप नहीं गलत बोल दिए, एंगल बना दिया आपका साई, इसका स्लोप क्या होगा आपका tan साई। यहाँ देख रहे हैं आपका कि यहाँ जब Q जो है, यहाँ देख रहे हैं कि Q जब P की ओर बढ़ रहा है, यानी Q टेंस टू P, तो आपका थीटा जो है बढ़ रहा है किधर, साई की ओर, अर्थात tan थीटा किधर बढ़ रहा है आपका, tan साई की ओर। यानी हम बोल सकते हैं कि tan साई इज इक्वल टू, tan साई इज इक्वल टू क्या, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 tan थीटा, यानी लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 tan थीटा मतलब क्या हुआ, डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स। और आप पढ़ चुके हैं कि यही लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू डेल्टा वाई अपन डेल्टा, इसी को तो बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज क्या आपका एफ डैश एक्स। अब यही यूज किए थे हम अभी, इंक्रीज डिग्री में यही यूज कर रहे थे कि एफ डैश एक्स क्या डिपेंड करेगा, टेंजेंट का स्लोप डिपेंड करता है, ठीक है। तो टेंजेंट का स्लोप निकल गया, तो कोई भी फंक्शन आपको दिया हुआ है y इज इक्वल एफ एक्स, उसको डिफ्रेंशिएट करिए, डी वाई बाई डी एक्स निकालिए। तो डी वाई बाई डी एक्स जब निकालेंगे तो उसके जनरल पॉइंट एक्स वाई पर टेंजेंट का स्लोप बताता है। अब मान लीजिए पॉइंट दिया हुआ है, मान लीजिए पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 पॉइंट, मान लीजिए पॉइंट x1 y1, तो क्या करिए कि डी वाई बाई डी एक्स निकाल लीजिए, आई निकालने के बाद इसके वाले x1 y1 पर निकाल लीजिए, ठीक। जैसे मान लीजिए ऐसे देखिए, मान लीजिए ऐसे दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, हमें टेंजेंट का स्लोप निकालना है 2 1 पर, किस पर निकालना है 2 1, ठीक। तो कैसे निकालेंगे भाई, देखो डिफ्रेंशिएट करो, तो 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, तो 2 कैंसिल हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स बाबू क्या हो जाएगा आपका माइनस एक्स अपान वाई। तब हम करें कि डी वाई बाई डी एक्स एट 2 1, तो क्या हो जाएगा भाई, एक्स के जगह पर 2 आई गया 1 यानी -2, ठीक है। यह दो तरह का फंक्शन होता है, एक एक्सप्लिसिट और एक इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट उसको कहते हैं जब y को सीधे से x के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इम्प्लिसिट उसको कहते हैं जहाँ x y एक में मिक्स हो, जहाँ x y है एक में मिक्स है, तो x y दोनों को रखनी पड़ेगी। जैसे क्लियर अलग से हो, जैसे मान लेते हैं y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। अब क्या है आपका यहाँ डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 3। अब कहाँ जाएगी, स्लोप निकालना है x इज इक्वल 1 पर, तो x इज इक्वल पुट कर दीजिए, लिख देंगे ऐसे डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल 1 रख दीजिएगा पहले, ठीक है। तो टेंजेंट का स्लोप निकालना है, आप जान गए। अब टेंजेंट का इक्वेशन कैसे होगा, ठीक है। देखिए x1 y1 पॉइंट एक है, इस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप तो क्या हुआ डी वाई बाई डी एक्स लिख के लिख देंगे ऐसे, x1 y1 लिखने का तरीका है ऐसे, स्लोप हो गया। हमें चाहिए इक्वेशन। आप जानते हैं कि किसी पॉइंट x1 y1 से पास करने वाली लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, यही टेंजेंट का इक्वेशन है। अब मज़े की बात तो ये है कि यही इक्वेशन नॉर्मल की भी है। जो नॉर्मल का अर्थ क्या होता है, टेंजेंट पर जो परपेंडिकुलर लाइन है, जिस पॉइंट टेंजेंट ड्रा किया, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ
कंटेक्ट, इसी पॉइंट पर टेंजेंट पर हम अगर परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रा कर दें, परपेंडिकुलर ऐसे, इसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं आपका? नॉर्मल। यहाँ टी लिख दिए, यहाँ गेन लिख दिया, ये नॉर्मल हो गया। तो नॉर्मल भी x1 y1 पॉइंट से पास कर रहा है और टेंजेंट भी x1 y1 पॉइंट से पास कर रहा है ना। तो दोनों के इक्वेशन हुआ सेम, y माइनस y1 बराबर है x माइनस x1। अंतर क्या होगा? स्लोप पे अंतर होगा। जब टेंजेंट का इक्वेशन लिखना होगा तो m की वैल्यू ये रख दीजिए, यानी y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट x1 y1 इंटू x माइनस x1। ये हो गया टेंजेंट का इक्वेशन। हमें नॉर्मल लिखना है। मान लिया कि नॉर्मल का स्लोप m है, नॉर्मल स्लोप क्या m है, तो देख रहे हैं कि नॉर्मल और टेंजेंट दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर है। दो परपेंडिकुलर अगर लाइन है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, आप जानते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा? m इंटू डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1 इज इक्वल क्या हो जाएगा? -1। तो m इज इक्वल क्या हो जाएगा? ट्रांसफर मार दीजिए, तो माइनस डी एक्स अपन डी वाई एट x1 y1। नॉर्मल के क्वेश्चन क्या हो जाएगा? वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी y माइनस वाई, नॉर्मल का स्लोप है। नॉर्मल का स्लोप क्या है? ये m इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई एट x1। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में दे दिया नॉर्मल का स्लोप बताइए, बस यही कर दीजिएगा, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लीजिए, उसकी वैल्यू निकाल, उसको पलट दीजिए, माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई एट x1 y1 इंटू x माइनस x। ठीक है, मैंने अलग से नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। फिर क्या करें? इसी को क्या करें, आपका इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका? डी वाई बाई डी एक्स इंटू x1 y1 इंटू वाई माइनस y1, इधर आ जाएगा प्लस x माइनस x1 0। ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये नॉर्मल और टेंजेंट निकालने का सबसे सिंपल तरीका, इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई भी इक्वेशन दिया हुआ आप तुरंत निकाल सकते हैं। जैसे हम कह दें ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, इसके हम कह देंगे 2 1 पॉइंट पर निकालिए टेंजेंट का इक्वेशन, फट से डिफरेंशिएट करिए, तो 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स अपान वाई। तो हम निकालें डी वाई बाई डी एक्स एट 2 1 -2 अपान 1 इज इक्वल टू -2। हमें चाहिए टेंजेंट, क्या चाहिए? टेंजेंट एट x1 y1। क्या लिखेंगे? टेंजेंट एट x1 y1। क्या होगा फार्मूला? y माइनस y1 यानी y माइनस 1 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, वैल्यू निकला है -2 इंटू एक्स माइनस 2। सॉल्व कर दो, -2x प्लस 4, इसको इधर ला दो, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 हो गया। नॉर्मल निकाला तो नॉर्मल वाले फार्मूला रख देते हैं। तो नॉर्मल समझ गए? अब आपको पॉइंट बताते हैं, ये एरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, जितने अभी बता रहे हैं सब पर 4-5 क्वेश्चन बना लीजिए, उतना आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, लगभग एनसीईआरटी का सब क्वेश्चन बना लीजिएगा, कम से कम सारा क्वेश्चन बनेगा। एरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशन क्या है ये समझिए। हाँ, बोर्ड पर देखिए, एक फिगर बनाए हैं हम, एक P पॉइंट लिए हैं एक्स वाई, और Q इसका नेबरहुड पॉइंट है, x प्लस डेल्टा एक्स और y प्लस डेल्टा वाई। यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया तो यह डिस्टेंस क्या है? x। ठीक है, ये डिस्टेंस क्या है आपका? y। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये डिस्टेंस क्या होगा? x प्लस डेल्टा एक्स, ये पूरा यहाँ से क्या हो जाएगा? y प्लस डेल्टा वाई। जाहिर सी बात है कि यह डिस्टेंस क्या होगा आपका? डेल्टा एक्स, यह डिस्टेंस क्या होगा आपका? डेल्टा वाई। ठीक है, अब देखिए ये जो टेंजेंट ड्रा किए हैं, टेंजेंट जो है ऐसे याद है कि यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल का जो बेस है इसको हमने रिप्रेजेंट किया dx से। किसे रिप्रेजेंट किया? dx से। और जो परपेंडिकुलर है इसको हमने रिप्रेजेंट किया किससे? dy से। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि dx और डेल्टा एक्स जो आपस में इक्वल है, लेकिन dy जो है डेल्टा y से क्या है आपका? कम है। समझ बात को? एक बात और ध्यान दे सकते हैं कि एफ डैश एक्स जब हम निकालते हैं, एफ डैश एक्स मतलब क्या हुआ? dy बाई डी एक्स की बात करते हैं बाबू। ठीक है, तो क्या हुआ आपका? लिमिट
डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जैसे किसी वेरिएबल में जब हम चेंजिंग करते हैं तो उसको रिप्रेजेंट कर x में चेंजिंग करना है तो डेल्टा x से भी करते हैं, डेल्टा x से भी करते हैं और dx से भी करते हैं। यह जो सिंबल लगाया है इसका मतलब आपका चेंजिंग जो होगी आपकी बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी। इंक्रीमेंट जो है बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब है कि छोटा इंक्रीमेंट, लेकिन इसका मतलब अत्यल्प छोटा है ना, इनफाइनेटेसिमली स्मॉल। ठीक है, इनफाइनेटेसिमली स्मॉल मतलब बहुत ही छोटा। समझ, बहुत ही छोटा मतलब क्या है समझिए, जैसे मान लीजिए एक बाल अगर हम अपना उखाड़ दें और उसके बाद अपना वजन कराएंगे तो कोई वजन में परिवर्तन होगा क्या? कि फिर भी कुछ ना कुछ अंतर होना चाहिए, भले सो न करे। तो उस तरीके के परिवर्तन की बात हम कर रहे हैं, यानी वेरी वेरी स्मॉल। समझ बात को? तो यहाँ जो लिख रहे हैं कि डेल्टा x टेंस टू 0, डेल्टा x जब टेंस टू 0 होगा तो डेल्टा y भी टेंस टू 0 होगा। तो डेल्टा x जब टेंस टू 0 है तो टेंस टू 0 जो ऑर्डर है उसी ऑर्डर में हम dx बोलते हैं। समझे बात को? तो यहाँ हम बोल सकते हैं आपका कि दिस इम्प्लाइज दैट डेल्टा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका dy बाई dx इंटू डेल्टा x। मतलब कब? जब डेल्टा x टेंस टू, लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है, लिमिट तो यहाँ लिखे हैं। यहाँ ऐसे लिखने का तो क्या है आपका कि डेल्टा y इज इक्वल टू dy बाई dx इंटू डेल्टा x व्हेन डेल्टा x टेंस टू 0, ये हम बोल सकते हैं। है बात को? अब इसका यूज हम करेंगे एरर में किस तरीके से, ये ज़रा समझने वाली बात है। ठीक है, ये ज़रा देखिए, ध्यान दीजिएगा, दिखाते हैं आपको हम। जैसे मान लीजिए कि y इज इक्वल टू f(x) कोई फंक्शन दिया हुआ है, ठीक, और x को हमने इंक्रीज कर दिया डेल्टा x से, सही है, और y को हमने तब इसके करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट है आपका डेल्टा y। यहाँ देखिए, यानी f(x) प्लस डेल्टा x इज क्या लिखेंगे y प्लस डेल्टा y, और y की वैल्यू बाबू f(x) और डेल्टा y की वैल्यू यहाँ से लिख दो तो कितना हो जाएगा dy बाई dx इंटू डेल्टा x। लिख सकते हैं, या ऐसे लिख दीजिए आपका कि f(x) प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू f(x) प्लस डिवाइड एक्स मतलब f(x) इंटू डेल्टा x। बस इतना दिमाग में रखिए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब एक एग्जांपल देते हैं जिससे आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बोर्ड पर हमने एक क्वेश्चन लिखा है, √36.06 निकालना है। एक क्वेश्चन को देखने पर तुरंत आपके दिमाग में आएगी बात कि अगर √36 होता तो तुरंत बता देते 6, लेकिन 36.06 मतलब ये तो दिमाग में बात आ जाएगी कि जो वैल्यू आएगी 6 पॉइंट समथिंग होगी, लेकिन 6 पॉइंट समथिंग कितनी होगी ये बात करना है। ठीक है, तो इसको हम बिना कैलकुलेटर के इसके सहायता से कर सकते हैं। कैसे? पहले फंक्शन बना लीजिए, भाई स्क्वायर रूट निकालना है। तो ऐसे मान लीजिए कि फंक्शन आपका ये है f(x) इज इक्वल टू √x। ठीक, इसको डिफ्रेंशिएट करके f(x) निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 1/2 √x निकाल लिया हम। सही है। अब देखें, अब जो है फार्मूला ये हम जानते हैं क्या कि f(x) प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू f(x) प्लस f'(x). वी नो दैट लिखना ना, वी नो दैट। दिस इम्प्लाइज दैट बाई f(x) √x, f(x) प्लस डेल्टा x क्या हो जाएगा बच्चा √x प्लस डेल्टा x। f(x) मतलब क्या हो गया √x, f'(x) क्या हो गया f'(x) 1/2 √x इंटू डेल्टा x। सही है। अब हम क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं, लिख देंगे कि पुटिंग x इज इक्वल टू 6 और डेल्टा x इज इक्वल टू 0.06। जो इंक्रीमेंट है, जो ओरिजिनल चाहे 36 आया था, जो अलग से जो वैल्यू है इंक्रीमेंट आपका 0.06, उसको डेल्टा x हमने कर दिया, उसको पुट करिए, काम आपका हो गया। कैसे? लिख देंगे रूट क्या होगा
x की वैल्यू 6 नहीं, गलत बोल दिए, 36 बटा रख देंगे तो क्या होगा 36 प्लस 0 यानी 36.06 हो जाएगा। यहाँ रखो √36, यहाँ रखो 1/2 √36, यहाँ क्या हो जाएगा 0.06। ये क्या हो गया 6 प्लस ये क्या हो गया आपका 2 × 6, ये क्या हो गया 0.06। तो 6 प्लस क्या हो गया 6 से डिवाइड करेंगे 0.01 डिवाइड बाई 2 है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा डिवाइड करोगे 6.005 डिवाइड करेंगे तो समझ आ गई बात। तो इस तरीके से आपका बिना ज़्यादा दिमाग लगाए सीधे सीधे फार्मूले पर रख के आप कर लेंगे। क्यों रखते हैं बात समझ में आ गई है। अब आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं लास्ट पॉइंट आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा, और दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, बोर्ड पर एक ग्राफ हमने ड्रा किया है, मान लीजिए y = f(x) है। ठीक है, अब इस पर देख रहे हैं कि यहाँ से अगर इधर चलें, इस एक इंड से दूसरे इंड तक हम बढ़ते हैं, यहाँ से जाए यहाँ एक पॉइंट मिल रहा है आपका जो क्या है आपका अपने नेबरहुड से आसपास से ऊंचा है, ये आपका अपने आसपास से नीचे है, तो इसको बोलेंगे मैक्सिमा, इसको बोलेंगे मिनिमा, इसको बोलेंगे मैक्सिमा, इसको बोलेंगे मिनिमा। ये आपका मैक्सिमा, ये इधर आपका। ठीक है, इधर आप देख रहे हैं ये जो मैक्सिमा पॉइंट है यहाँ पर ग्राफ जो है डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल पहचानने का तरीका आपको बताया गया है। डिफरेंशिएबल मतलब क्या होता है स्मूथ। यहाँ देखिए कर्व स्मूथ है, यहाँ टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, यहाँ भी टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, यहाँ भी टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, यहाँ भी टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ टेंजेंट नहीं ड्रा कर सकते हैं, यहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन देखने से पता चल रहा है कि हाँ ये मैक्सिमा है कि ऊपर है। ठीक है, तो आप यहाँ ये देखेंगे कि मैक्सिमा पॉइंट हुआ चाहे मिनिमा पॉइंट हो, अगर कर्व डिफरेंशिएबल है तब, कर्व अगर डिफरेंशिएबल है तो मैक्सिमा पॉइंट हो चाहे मिनिमा पॉइंट हो, वहाँ पर जब टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वह टेंजेंट जो होगा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, अर्थात ये तो ग्राफ से बता दिए। अब इसका जो है एनालिटिकली डेफिनेशन में क्या होगा आपका, ये f(x) अर्थात डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। यानी कोई भी आपका फंक्शन दिया हुआ है तो सबसे पहला काम इसको डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएट करने के बाद उसको 0 से इक्वेट कर दीजिए। तो जो भी वैल्यूज निकलेगी यानी x की कुछ वैल्यू निकलेगी, मान लीजिए x की वैल्यू निकले x1 x2 x3, एक वैल्यू भी निकल सकती है, बहुत सारे वैल्यू भी निकल सकती है, ये भी हो सकता है एक ही वैल्यू ना निकले, ये भी पॉसिबल है। जो भी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करेंगे वहाँ से पता चलेगा कि उस पॉइंट पर या तो मैक्सिमा होगी या तो मिनिमा होगी। ठीक, अब हमें ये कंफर्म करना है कि मैक्सिमा मिनिमा तो क्लियर, मैक्सिमा होगी या मिनिमा होगी पॉइंट पर, ये कंफर्म करना है कि मैक्सिमा होगी कि मिनिमा होगी, दोनों में क्या होगा ये क्लियर करना है, या दोनों में से कुछ नहीं होगा। ये भी हो सकता, ये भी कैसे हो सकता है, ये तो पता है कि यही मैक्सिमा मिनिमा होगा, ये भी हो सकता है कि यहाँ f(x) 0 होने के बाद ही मैक्सिमा ना हो, इट में भी पॉसिबल। अभी कैसे बताएंगे हम आपको। ठीक है, कंफर्म कैसे करेंगे ये ध्यान दीजिएगा। देखिए ये मैक्सिमा पॉइंट है, मैक्सिमा पॉइंट के पहले अगर हम टेंजेंट ड्रा करें और बाद में अगर टेंजेंट ड्रा करें, पहले टेंजेंट ड्रा करें तो ये जो आपका एंगल बनाएगा वह एक्यूट एंगल बनाएगा, और बाद में जो ड्रा करेंगे वह बनाएगा एब्ट्यूज एंगल। ठीक है, यानी स्लोप के भाषा में बोले तो पहले उस पॉइंट के पहले जो टेंजेंट होगा उसका स्लोप जो होगा आपका >0 होगा f(x), अब बाद में जो होगा आपका f(x) क्या हो जाएगा आपका <0 होगा, और इस पॉइंट पर f(x) क्या हो जाएगा आपका =0 हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट को जब हम क्रॉस करेंगे, इधर से लेफ्ट से राइट जाएंगे आपका, तो स्लोप जो होगा पॉजिटिव से निगेटिव में चेंज होगा, पॉजिटिव से निगेटिव में चेंज होगा। तो पॉजिटिव से जब निगेटिव में चेंज होगा, अर्थात जब इसको हम डबल डेरिवेटिव अगर निकालेंगे, f"(x) अगर निकालते हैं तो f"(x) जो होगा क्या होगा, वह जो होगा आपका <0 होगा। f"(x) क्या होगा, <0 होगा।
ठीक है। और एक बढ़िया बात आपको हम बताएं कि अभी जो किए थे आप लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, एफ डबल डैश एक्स जो है ग्रेटर देन 0 आ रहा था किसके लिए? कॉन्वेक्स डाउन के लिए। किसके लिए? कॉन्वेक्स डाउन के लिए। और एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 तब किसके लिए? कॉन्वेक्स अप के लिए। ज़रा देखिए यहाँ पे भाई, जहाँ मैक्सिमा है वहाँ ग्राफ क्या है? कॉन्वेक्स अप है, ऊपर की ओर फूला हुआ है, कॉन्वेक्स अप है, अर्थात एफ डबल डैश क्या होगा? लेस देन 0। तो एफ डबल डैश एक्स अगर लेस देन 0 हो गया तो ग्राफ जो है क्या हो जाएगा? मैक्सिमा, यानी कॉन्वेक्स अप, यानी वो मैक्सिमा पॉइंट है। एफ डबल डैश एक्स अगर लेस देन 0 होगा, देखिए इस पॉइंट के पहले ड्रा करेंगे अगर आपका, तो क्या होगा आपका? ऑब्ट्यूज एंगल बाद में ड्रा करें, नेगेटिव से पॉजिटिव बदलता है, रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। यानी मैक्सिमा पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव जो होगा एफ डबल डैश एक्स जो होगा वह मैक्सिमा पर नेगेटिव होगा और मिनिमा पर पॉजिटिव होगा। यानी मैक्सिमा पर कन्वेक्स अप होगा और मिनिमा पर कन्वेक्स डाउन होगा। इतनी बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक केस ऐसा आएगा कि एफ डैश एक्स जो है इक्वल टू 0 है और एफ डबल डैश एक्स भी इक्वल टू 0 आ गया, तो अब हम क्या करेंगे? ठीक है, दिखाते हैं आपको। बोर्ड पर आपको एक ग्राफ दिखाई दे रहा है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है। इसका ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है। यहाँ आप देखें कि एफ डैश एक्स जरा निकालिए, 3x²। एफ डैश एक्स को अगर इक्वल टू 0 करिए तो 3x² इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, यानी x 0 पर 0 होगा, है भी। देखिए x ओरिजिन, यहाँ पर टेंजेंट ड्रा करेंगे तो टेंजेंट क्या होगा आपका? टेंजेंट जो होगा x एक्सिस से पैरेलल होगा। ये जो लाइन होगी इसको टच करेगी यहाँ पर, ठीक। लेकिन यह मैक्सिमा या मिनिमा नहीं है, क्यों? मैं देखिए इस पॉइंट, ये देख रहे हैं, इस पॉइंट के पहले ग्राफ क्या है आपका? इंक्रीजिंग। इसके बाद भी ग्राफ क्या है आपका? इंक्रीजिंग। मैक्सिमा जो पॉइंट होगा इस तरह से होता है, ऐसे। मैक्सिमा पॉइंट अगर आपका है तो इसके पहले जो ग्राफ होता है मैक्सिमा के पहले इंक्रीजिंग होता है, बाद में क्या होता है? डिक्रीजिंग होता है। मिनिमा जो होता है, मिनिमा के पहले जो है डिक्रीजिंग होता है और बाद में क्या? इंक्रीजिंग होता है। माने मैक्सिमा या मिनिमा पॉइंट पर ग्राफ है अपना नेचर चेंज करता है। मैक्सिमा पर इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में कन्वर्ट होता है और मिनिमा पर डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग कन्वर्ट होता है। यह जो पॉइंट हम देख रहे हैं यहाँ पर आपका जो है नेचर चेंज नहीं हुआ, नेचर चेंज नहीं हुआ क्योंकि डिक्रीजिंग ही है। आखिर चेंज क्या हुआ? ध्यान देने वाली बात है, चेंज हो क्या रहा है आखिर? यहाँ हम देख रहे हैं कि इस पॉइंट के बाईं ओर लेफ्ट साइड में ग्राफ जो है ऊपर की ओर फूला हुआ दिख रहा है, मतलब कन्वेक्स अप है। इस पॉइंट के दाहिने और ग्राफ नीचे की ओर फूला हुआ है, माने कन्वेक्स डाउन है, ठीक है। ऐसे ही आपको एक और ग्राफ कर खींच के दिखाएं हम आपको, ऐसे देखिए इस पॉइंट के बाईं ओर कन्वेक्स डाउन है और दाहिनी ओर क्या है? कन्वेक्स अप। एक और ग्राफ करके दिखाएं आपको हम, देखिए इस पॉइंट के आपका बाईं ओर कन्वेक्स अप है, दाहिनी ओर क्या है? कन्वेक्स डाउन है। देखिए टेंजेंट क्या है? टेंजेंट एक्सिस के पैरेलल नहीं है। तो यह पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट ऐसा देख रहे हैं, ये जो पॉइंट ऐसे पॉइंट देख रहे हैं जहाँ कन्वेक्सिटी चेंज हो रहा है, कर्व का कन्वेक्सिटी या कनकेविटी नेचर नहीं चेंज हो रहा है। तो ऐसे पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वह पॉइंट है जहाँ कन्वेक्सिटी चेंज होती है, नेचर चेंज नहीं होता है। सही बात को? तो जहाँ भी आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा वहाँ एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? देखिए कैसे, जैसे इस कर्व के बाईं ओर, इस पॉइंट के बाईं ओर क्या है? कन्वेक्स अप है। कन्वेक्स अप मतलब क्या हुआ है? अप के लिए एफ डबल एक्स क्या होता है? लेस देन 0 होता है।
कन्वेक्स डाउन के लिए क्या होता है आपका एफ डबल डैश एक्स जो है लेस देन 0 होता है, आई एम सॉरी ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, यहाँ देखिए आपका, यहाँ आपका पहले क्या होगा एफ डबल डैश क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा, बाद में क्या होगा एफ डबल डैश क्या होगा आपका लेस देन 0 होगा। मतलब ये हुआ कि जब कन्वेक्सिटी चेंज होगी तो उस पॉइंट को जब हम क्रॉस करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स जो है या तो पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज होगा या तो नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज होगा। कोई वैल्यू जब पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज होगी तो 0 जरूर बीच में आएगा। भाई पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव बन रहा है, तो बिना 0 को क्रॉस किए जा ही नहीं सकते ना। तो मतलब क्या हुआ कि उस पॉइंट पे एफ डबल डैश इक्वल टू 0 होना जरूरी है। बताइए जो है नोट कर लीजिएगा कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 होना जरूरी है। अब एफ डैश एक्स की बात आती है तो एफ डैश एक्स जो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर इक्वल टू 0 हो भी सकता है, नहीं हो सकता। जैसे ये दो एग्जाम्पल है, यहाँ आपका एफ डैश एक्स क्या है आपका इक्वल टू 0 है, यहाँ भी एफ डैश एक्स क्या है इक्वल टू 0 है, यहाँ एफ डैश एक्स क्या है नॉट इक्वल टू 0। क्यों? तो टेंजेंट ऐसे है। ठीक है, मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 होना जरूरी नहीं है, लेकिन एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 होना जरूरी है। इतनी बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। एक इंपॉर्टेंट बात और है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर जब हम टेंजेंट ड्रा करेंगे तो उस टेंजेंट के दोनों तरफ कर्व होगा। देखिए ये टेंजेंट है, टेंजेंट के ऊपर भी कर्व है नीचे भी कर्व है, लेकिन मैक्सिमा जब पॉइंट होगा ड्रा करेंगे तो इसके एक ही तरफ कर्व होगा, मिनिमा पर एक ही तरफ कर्व होगा, ऊपर की तरफ सब दोनों हैं। इतनी बात समझ गए, कोई दिक्कत? अब एक तरीका बताते हैं आपको कि अगर मान लीजिए कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 है, एफ डबल डैश भी इक्वल टू 0 है, तो एफ ट्रिपल डैश एक्स निकालिए। अगर यह इक्वल टू 0 है तो एफ जो है आपका 4 बार निकालिए 4 डैश एक्स। अगर यह अगर पॉजिटिव है तो मिनिमा हो गया, नेगेटिव है तो मैक्सिमा। और एक तरीका बताते हैं आपको कि ये जो है आपका होगा मैक्सिमा या मिनिमा के लिए ऑड डेरिवेटिव, ऑड माने 3 बार, 1 बार, 5 बार, या इक्वल टू 0 होना चाहिए। समझ बात को? और क्या होना चाहिए? जो इवन डेरिवेटिव हो, मिनिमा के लिए पॉजिटिव और मैक्सिमा के लिए नेगेटिव। जैसा भी बोले थे कि एफ डबल डैश अगर पॉजिटिव होगा तो मिनिमा, नेगेटिव होगा तो मैक्सिमा। वैसे ही 4 बार वाला केस जो है आपका पॉजिटिव होगा तो मिनिमा और नेगेटिव होगा तो मैक्सिमा। ठीक है, अगर मान लीजिए 4 बार वाला जो है अगर ये अगर इक्वल टू 0 अगर हो जाता है तो फिर से आप 5 बार करिए, 5 बार करिए। अगर यह जो है आपका यह भी इक्वल टू 0 हो जाता है तो 6 बार करिए। अगर ये पॉजिटिव है तो मिनिमा, नेगेटिव है तो मैक्सिमा। अब ये है कि मान लीजिए 3 बार हमने किया नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो फिर आगे नहीं करेंगे। ये नॉट इक्वल 0 मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट पर आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। मान यह ऐसा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है जहाँ एफ डैश एक्स भी इक्वल टू 0 है, एफ डबल एक्स इक्वल 0 होगा ही होगा। ये अब कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसी तरीके से हमने यहाँ तक करते गए 5वां बार अगर नॉट इक्वल 0 आ गया तो आगे मत करिए, मैंने यहाँ से हो गया कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ठीक है, तब क्या करिए कि मैक्सिमा मिनिमा पर आप लोग क्वेश्चन जो है बनाइए, 10 क्वेश्चन बना लेंगे बहुत है। ठीक है, उतना प्रैक्टिस हो जाएगा, है ना। कम से कम क्या करिए केवल एनसीईआरटी का बना लीजिए तब भी आपका हो जाएगा। अभी एनसीईआरटी का बना लीजिए, जो ही आपका जो है सेकंड टर्म का एग्ज़ाम जब ख़त्म होगा, ये सेकंड टर्म होगा, फर्स्ट टर्म जो आपका भी जो होने वाला है नवंबर में बोर्ड का एग्ज़ाम। ठीक है, उसके बाद जो है आप आईआईटी का जो पिछले साल के जो भी क्वेश्चंस हैं उसको आप सॉल्व करिए। और आप लोगों को बता दें कि अभी अब वीडियो आपके सामने जाने वाला है कि जो नवंबर में जो एग्ज़ाम होने वाला है बोर्ड का, उससे रिलेटेड थ्योरी तो हम पढ़ा चुके हैं पहले ही, उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन डिस्कस कराएंगे जिससे आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। और वीडियो अगर रेगुलर आप देखते रहें, ठीक है, तो किसी भी कीमत हर हालत में आपको मोर देन 95% मार्क्स आ जाएगा मैथ्स में। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।